बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में आपने एक लफ्ज़ बार बार सुना होगा जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और बार बार हम जो है वो ये भी कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये काम इस्टेब्लिशमेंट ने किया, इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया, इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो वैसा किया। तो कोई कहता है हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चल रही है, कोई कहता है एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत कर रही है, जबकि बाज़ लोग कहते हैं कि मुल्क के बड़े सियासी फैसलों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। तो सवाल अब यह है कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट है क्या, इसमें कौन लोग शामिल है? क्या सिर्फ फौज एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है या इसमें ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, कारोबारी और दूसरे ताकतवर हरकी भी शामिल होते हैं? तो इस वीडियो में हम जज्बात से हटकर इस इस्तिलाह को समझने की कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ कहाँ से आया है, एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है, पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है इनमें कौन कौन लोग जो है वो शामिल है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई एक इदारे का नाम नहीं है। आम जो आम जुबान में जो हम कहते हैं कि ये काम जो है ये एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, या एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो ऐसा किया, या एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो वैसा किया। तो आम सियासी जुबान में एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ऐसे ताकतवर रियासती या गैर रियासती हलकों का मजमुआ लिया जाता है जो मुल्क की पॉलिसी, फैसला साजी या सियासी निज़ाम पर गैर मामूली असर रखते हो। ये इस्तिलाह सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी ताकतवर इदारों और बाअसर हलकों के लिए एस्टेब्लिशमेंट की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। यानी ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे जो है वो काम करती है, और ये नेशनल लेवल पर भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पर जो है इस पर भी होता है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में जब आम तौर पर एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है तो अक्सर इससे मुराद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खसूसन आला फौजी क़ियादत और दिफाही इदारों का बाअसर हिस्सा जो है वो लिया जाता है। तो लेकिन यह एक बात इंतहाई अहम है कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज एक ही चीज़ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट और फौज जो है ये एक चीज़ नहीं है, इनमें इख्तिलाफात है। इनमें जो सीनियर फौजी क़ियादत होती है वो लोग जो है वो इनमें शामिल होता है। बाद में फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो कौन कौन से लोग जो है वो शामिल होते हैं और कौन कौन जो है वो इसमें फ़राइज़ जो है वो अंजाम कर रहा है। तो पाकिस्तान की पूरी फौज को सियासी इस्तिलाह में एस्टेब्लिशमेंट कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि फौज में लाखों अहलकार और अफसरान जो है वो शामिल है जो अपने पेशावराना फ़राइज़ अंजाम देते हैं। सियासी बहस में एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ अमूमन आला सतह के ताकतवर फैसला साज हलकों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? सियासी बहस में एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ अमूमन आला सतह के ताकतवर फैसला साज हलकों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें कौन लोग जो है वो शामिल होते हैं? तो ये इसमें जो है ये एक सियासी इस्तिलाह है, ये सरकारी ओहदा या इदारा जो है वो अमूमन आला सतह के ताकतवर फैसला साज हलकों के लिए इस्तेमाल होता है। यह कोई सरकारी फहरिस्त मौजूद नहीं है कि फ़ुला फ़ुला अफराद एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। ये एक सियासी इस्तिलाह है, सरकारी ओहदा जो है वो या इदारा जो है वो ये नहीं है। ताहम पाकिस्तान की सियासी गुफ्तगू में इसके तहत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ताकतवर हलकों का जिक्र किया जाता है। नंबर एक, आला फौजी क़ियादत। तो इसमें जो है वो सबसे पहले फौज की आला क़ियादत का जिक्र जो है वो आता है, ख़ुसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो, और बाज़ मामलात में दीगर आला अस्करी क़ियादत और दिफाही इदारों के अहम फैसला साज हलके। पाकिस्तान की तारीख में फौज जो है वो पाकिस्तान की तारीख में फौज ने कई मरतबा बराह रास्त
حکومت بھی کی، جبکہ مختلف ادوار میں سیاسی معاملات پر اس کے اثر و رسوخ پر بھی بحث ہوتی رہی۔ تو اس میں جو ہے وہ انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں انٹیلیجنس اداروں کا نام بھی اکثر اسٹیبلشمنٹ کے تناظر میں لیا جاتا ہے، مثلا ISI و دیگر متعلقہ ریاستی انٹیلیجنس ادارے، لیکن یہاں بھی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہر انٹیلیجنس افسر یا اہلکار کو سیاسی اسٹیبلشمنٹ کہنا درست نہیں۔ اداروں کے آئینی اور قانونی فرائض اپنی جگہ موجود ہے، جبکہ سیاسی کردار کے الزامات اور بحث الگ معاملہ ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ اس میں اعلیٰ بیوروکریسی۔ بعض سیاسی تجزیہ کار اسٹیبلشمنٹ کا دائرہ فوج سے آگے بڑھاتے ہوئے اعلیٰ بیوروکریسی کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، مثلاً ایسے اعلیٰ سرکاری افسران جو ریاستی پالیسیوں کے نفاذ اور اہم انتظامی فیصلوں میں کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ ہر سرکاری ملازم اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا۔ نمبر 4 اس میں جو شامل ہوتا ہے وہ عدالتی اور قانونی طاقت کے مراکز۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عدلیہ کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ مختلف ادوار میں عدالتوں کے فیصلوں نے حکومت تو اسمبلیوں اور سیاسی نظام پر گہرا اثر جو ہے وہ ڈالا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض سیاسی مباحث میں طاقت کے مختلف مراکز کو وسیع معنوں میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم پوری عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بھی ایک سیاسی تعبیر ہے، کوئی سرکاری تعریف جو ہے اس کی نہیں ہے۔ نمبر 5 بڑے کاروباری اور معاشی حلقے۔ بعض تجزیہ کار اسٹیبلشمنٹ کو مزید وسیع معنی میں استعمال کرتے ہیں اور بڑے کاروباری، صنعتی اور معاشی مفادات رکھنے والے بااثر حلقوں کو بھی طاقت کے نظام کا حصہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایک وسیع سیاسی نظریہ ہے اور ہر کاروباری شخص یا صنعت کار کو اسٹیبلشمنٹ کہنا درست نہیں ہے۔ کیا سیاستدان بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کا بنیادی حصہ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ سیاستدان سیاسی جماعتوں اور انتخابی عمل کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں، لیکن تاریخ میں ایسی سیاسی رہنما ضرور رہے جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہیں طاقتور ریاستی حلقوں کی حمایت حاصل رہی۔ اسی طرح بعض سیاستدان بعد میں انہی طاقتور حلقوں کے مخالف بھی بن گئے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی ایک سیاستدان کو صرف سیاسی اختلاف یا حمایت کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کا آدمی قرار دینا ایک سیاسی الزام ہے، ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ جب تک اس کے لیے معتبر شواہد موجود نہ ہو، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار کیوں زیر بحث رہتا ہے، یہ سب سے اہم سوال جو ہے وہ ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پاکستان میں فوج نے مختلف ادوار میں براہ راست اقتدار سنبھالا۔ اگر ہم بات کریں جنرل ایوب خان کی، جنرل یحییٰ خان کی، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے ادوار میں فوجی حکمران جو ہے اس نے براہ راست مارشل لا جو ہے وہ لگایا، اور اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے پاکستان میں فوج اور سیاست کے تعلق پر آج بھی بہت بحث جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ادوار بھی گزرے ہیں جب منتخب حکومتیں موجود تھی، لیکن سیاسی حلقوں کی طرف سے ریاستی اداروں کے ممکنہ سیاسی اثر و رسوخ کے الزامات سامنے آتے رہے۔ کیا ہر حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں حکومت اور طاقتور ریاستی اداروں کے تعلقات مختلف ادوار میں مختلف رہے ہیں، کبھی تعاون، کبھی اختلاف، کبھی کشیدگی اور کبھی مکمل تصادم کی صورتحال دیکھی گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہر حکومت اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔
जिसे साबित करने के लिए ठोस शवाहिद दरकार होते हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान चलाती है? ये सवाल सबसे ज्यादा मुतनाज़ा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का आईनी निज़ाम कहता है कि रियासती इख्तियारात आइन के मुताबिक मुख्तलिफ अदवार में तकसीम है। पार्लियामेंट कानून साजी करती है, हुकूमत इंतजामी मामलात चलाती है, आदलिया कानून की तशरीह और इंसाफ फराहम करती है, जबकि फौज का बुनियादी आईनी किरदार दिफाए वतन जो है वो होता है। लेकिन सियासी तज्जियाकार ये बहस करते हैं कि अमली सियासत में ताकत का तवाज़ुन हमेशा आईनी तकसीम के मुताबिक नहीं रहा। यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ पाकिस्तान में इतना ताकतवर सियासी मानी इख्तियार कर चुका है। तो अब आवाम को क्या समझना चाहिए? आवाम को ये सबसे अहम सवाल है। सबसे अहम बात यह है कि हमें इदारों और अफराद में फ़र्क करना चाहिए। फौज जो है वो एक कौमी इदारा है, अदलिया भी एक कौमी इदारा है, पार्लियामेंट एक कौमी इदारा है, ब्यूरोक्रेसी एक रियासती निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन इन इदारों के अंदर किसी फर्द या गिरोह का मुमकिन सियासी किरदार एक अलग बहस है। इसलिए पूरी फौज, पूरी अदलिया या तमाम सरकारी अफसरान को एक ही लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट में डाल देना दुरुस्त तज्जिया नहीं है। असल ताकत कहाँ होनी चाहिए? एक जमहूरी निज़ाम में असल ताकत आइन, कानून और आवाम के वोट से आती है। तो सियासी जमातें आवाम के सामने जवाबदेह हो, पार्लियामेंट जब मजबूत हो, इदारे अपनी आईनी हुदूद में काम करे, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया जिम्मेदारी से काम करे और आवाम को भी हर सियासी दावे को बगैर तहकीक के कबूल नहीं करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है वो पार्लियामेंट जो है वो हमें चाहिए कि पार्लियामेंट को जो है वो मजबूत करे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो जब मजबूत होता है तो अदलिया, आइन और कानून, इंसाफ पे मबनी एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो मुआशरे की फलाह और बहबूद के लिए जो है वो काम करे। तो प्यारे व्यूअर, एस्टेब्लिशमेंट कोई एक दफ्तर, एक इमारत या सरकारी इदारे का नाम नहीं है। पाकिस्तान की सियासी ज़ुबान में ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो अमूमन ताकतवर रियासती हल्कों, बिलखसूस आला अस्करी क़ियादत के मुमकिन सियासी व पॉलिसी असर और रसूख के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि बाज़ लोग इसका दायरा ब्यूरोक्रेसी, दीगर ताकतवर इदारों और मुआशी बअसर हल्कों तक भी वसी करते हैं। लेकिन किसी फर्द या इदारे को एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा करार देना एक संजीदा दावा है। इसलिए हमें इल्ज़ाम, तज्ज़िये और साबित शुदा हकीकत में फ़र्क करना चाहिए। आपकी नज़र में पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का सबसे ज़्यादा असर सियासत, मुआशियत या खारिजा पॉलिसी में कहाँ नज़र आता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और सियासत की मुकम्मल तारीख 1947 से आज तक पर एक तफसीली वीडियो जो है वो बनाओ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस पे बनाऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट और सियासत की मुकम्मल तारीख 1947 से लेकर अगस्त 2026 तक ये वीडियो जो है इस पे मुश्तमिल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना, वमा अलैना इल्लल बलाग।